प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आज का जो वीडियो है वो है भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग 1882। हमने पिछले वीडियो में वुड डिस्पैच या वुड की शिक्षा नीति पढ़ा था, वुड डिस्पैच 1854 पढ़ा था, और उसके बाद जो है जो शिक्षा नीति आई वो आई हंटर आयोग आई या हंटर कमीशन आया, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध तो हंटर आयोग के नाम से है, लेकिन भारतीय शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है 1882। कौन सा कहा जाएगा? 1882। जैसे वुड डिस्पैच 1854 था, वैसे 1882 इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति को जब दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, तो जो कंपनी की सत्ता थी, ब्रिटिश सरकार ने 1 नवंबर 1858 से कंपनी से हटाकर स्वयं अपने हाथ में बागडोर संभाल ली। अर्थात 1 नवंबर 1858 से भारत पर कंपनी का शासन ना, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ना होकर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया, ब्रिटिश महारानी का शासन हो गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यहां पर अपनी जड़ें मजबूत करते रहे। उसके बाद जब 1880 में इन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय नियुक्त किया। कब? 1880 में भारत के नए गवर्नर जनरल वायसराय नियुक्त किया, तो उस समय अनुकूल अवसर पाकर जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एक प्रतिनिधिमंडल, जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड रिपन से जाकर मिला और शिक्षा की समस्याओं के बारे में तथा नई शिक्षा नीति लागू करने के बारे में निवेदन किया। शिक्षा संबंधी समस्याओं नई शिक्षा नीति परिवर्तन का निवेदन किया। क्योंकि वुड डिस्पैच के बाद कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी, लगभग 26 साल हो गए थे। अतः 3 जनवरी 1882 को, कब? 3 जनवरी 1882 को लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। कितने तारीख को? 3 जनवरी 1882 को, इसलिए इसको भारतीय शिक्षा आयोग 1882 कहा जाता है। 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग नामक समिति का गठन किया या आयोग का गठन किया। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय थे। जिसमें से केवल कितने भारतीय थे? 7 भारतीय थे। और उस समय वायसराय के तत्कालीन काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर, कौन? वायसराय के तत्कालीन काउंसिल के जो सदस्य थे सर विलियम हंटर, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसको सर विलियम हंटर को इस आयोग के अध्यक्ष बने या इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, और इसीलिए यह आयोग हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपको ये ध्यान रखेगा, आगे जितने भी कमीशन हम पढ़ेंगे, जितने भी आयोग बनेंगे, उसके अध्यक्ष के नाम से भी वो आयोग जाना जाता है। ज्यादातर उसी के अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। उसका नाम तो दूसरा भी रहता है, हर एक का बताएंगे, लेकिन ज्यादातर आयोग के अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे वुड का भी आपने देखा था, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। शिक्षा में 1854 नहीं, वुड डिस्पैच 1854 के नाम से जाना जाता है ज्यादा। वैसे ही ये भी हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग 1882 के नाम से जाना जाता है। अगर आयोग की बात करें तो आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र क्या है? तो आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र क्या निर्धारित किया लॉर्ड रिपन ने, इसके बारे में यहां हम बात कर रहे हैं। लॉर्ड रिपन जो था वो प्राथमिक शिक्षा के विकास की अधिक चिंता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर लॉर्ड रिपन की चिंता बहुत ज्यादा थी। अतः आयोग ने जो निम्न समस्याएं हैं इस पर अध्ययन करने और उससे सुझाव मांगा, सुझाव देने का निर्देश दिया।
वो कौन कौन से कार्यक्षेत्र निर्धारित किए थे? पहली बार तो गुड डिस्पैच द्वारा जो शिक्षा नीति 1854 है उसका पालन किस सीमा तक हुआ है और इसके नीति में कहां तक परिवर्तन जरूरी है? क्या चीज? गुड डिस्पैच का अध्ययन किया जाए और वो देखा जाए उसका भारत पर या भारतीय शिक्षा पर कहां तक लागू किया गया और उसको कौन कौन सी नीति में परिवर्तन की जरूरत है, ये बताने की बात करेंगे। दूसरा, हमने जैसे कहा प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा चिंता दी, तो उसीलिए कहा गया है भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और उसमें सुधार और विकास के लिए क्या उपाय करने चाहिए। लॉर्ड रिपन प्राथमिक शिक्षा, लॉर्ड रिपन को इसमें बहुत ज्यादा चिंता थी प्राथमिक शिक्षा पर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है भारत में, ये बताइए और उसमें सुधार और विकास कैसे किया जाए। साथ साथ ये भी कहा कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा पड़ी है। इसका भी अध्ययन करने की बात कही कि हम माध्यमिक और उच्च शिक्षा, जैसे पीछे वालों ने ज्यादा बताया है कि प्राथमिक को छोड़कर माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने के कारण माध्यमिक शिक्षा के विकास में बाधा तो नहीं पड़ी है, इसका भी अध्ययन करने की बात कही। साथ साथ ये तीनों एक में ही लिख सकते हैं, आप तीनों को बस पॉइंट पे कॉमा लगाकर एक में लिख सकते हैं, तीनों अलग अलग लिखा है कि भारत में की शिक्षा व्यवस्था में, ध्यान रखना ये तीन तो ठीक है, तीन अलग हो गए, गुड डिस्पैच प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के कारण प्राथमिक शिक्षा में बाधा तो नहीं है, ये तीन ये हो गए। और चौथा, पांचवा, छठा जो है उसमें ये है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों, मिशन स्कूलों तथा व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका रही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के प्रसार एवं विकास में किसकी राजकीय स्कूलों की, मिशनरी स्कूलों की तथा व्यक्तिगत प्रयास, जिसको सेल्फ फाइनेंस हम लोग कहते हैं, कि क्या भूमिका रही है और आगे सरकार की इसके प्रति क्या नीति होनी चाहिए। अभी तक क्या भूमिका रही है इनकी भारतीय शिक्षा के प्रसार एवं विकास में और आगे सरकार का इनके प्रति क्या नीति होनी चाहिए, ये बताने की बात है। तो ये मुख्य इनके उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र। अब बात करते हैं आयोग का प्रतिवेदन क्या है और इसके सिफारिशें कौन कौन सी। आयोग के कार्य क्षेत्र के बाद अब आयोग का प्रतिवेदन, अर्थात उन्होंने अपना प्रतिवेदन कैसे सौंपा और अपना प्रतिवेदन सौंपने के लिए कैसे कैसे कार्य किया, थोड़ा सा संक्षेप में जानते हैं कि आयोग ने सर्वप्रथम 7 सप्ताह तक कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में बैठक कर विशेषकर गुड डिस्पैच का गहराई से अध्ययन किया। जो इस आयोग के सदस्य थे उन्होंने कलकत्ता में 7 सप्ताह तक, लगभग 2 माह तक गुड डिस्पैच का गहराई से अध्ययन किया, वहां पर बैठकें कर। उसके बाद 7 से 8 माह तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण किया, वहां से सूचनाएं संकलित की, विभिन्न भागों का ग्रहण किया, वहां से शिक्षा संबंधी विभिन्न जो सूचनाएं थी उनको संकलित किया, उस पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद अपना प्रतिवेदन जो लगभग 770 पन्नों का था, कहने का मतलब 770 पन्नों का अपना प्रतिवेदन, विचार विमर्श करने के बाद 770 पन्नों का अपना प्रतिवेदन लॉर्ड रिपन को मार्च 1883 में सौंप दिया। 1883 में सरकार को सौंप दिया, जिसमें तात्कालिक शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर, लगभग सभी पहलुओं पर सुझाव दिए गए। मतलब तत्कालिक शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसमें सुझाव ना दिए गए, मतलब सभी पहलुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे इस आयोग ने। अब इस आयोग की क्या सिफारिशें थी वो हम जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें
एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की कौन कौन सी सिफारिशें हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राथमिक शिक्षा के संबंध में। सबसे आमूलचूल परिवर्तन इसमें यह हुआ था कि प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया या स्थानीय निकाय को सौंपने का सुझाव दिया गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त है वो स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए और वो वित्त की व्यवस्था के लिए एक प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करे। स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा में वित्त की व्यवस्था के लिए प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करे। किस चीज का? प्राथमिक शिक्षा कोष की निर्माण करे। किसका? प्राथमिक शिक्षा कोष। और ये किसको सौंप दिया गया था? स्थानीय निकाय को सौंपने का सुझाव दिया गया था। और इसमें इसी शिक्षा कोष में प्रांतीय सरकारें या तो आधा या 1/3 अनुदान दें। कितना अनुदान की बात कही? 1/2 या 1/3 अनुदान देने की बात कही। ध्यान रखिएगा। स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं दायित्व किस पर सौंपने की बात कही? स्थानीय निकायों को। वित्त की व्यवस्था के लिए प्राथमिक वित्त कोष की निर्माण की बात कही तथा प्रांतीय सरकारों को इसमें आधा या 1/3 अनुदान देने का सुझाव किसने दिया? भारतीय शिक्षा आयोग। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चल रहा है। प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य, 2 उद्देश्य निर्धारित किए गए, जन शिक्षा का प्रसार और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए? कि जन शिक्षा का प्रसार, मतलब सभी लोग जन शिक्षा ले सके और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा मिल सके। प्राथमिक शिक्षा का ये उद्देश्य था कि जन शिक्षा का प्रसार हो सके और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा सभी छात्रों को, मतलब कैसे जीवन जीना है उसकी शिक्षा सभी छात्र ले सके। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में व्यवहारिक गणित, बही खाता, सामान्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान जैसे विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की बात कही कि इन विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए तथा कृषि, कला, इसमें कृषि, पशुपालन, कटाई, बुनाई, कला, जो स्थानीय या हर समाज के हिसाब से अलग अलग आवश्यकता होती है, तो उसी स्थानीय आवश्यकता के आधार पर कटाई, बुनाई, कृषि, पशुपालन, कला, इनमें से एक विषय के चुनाव की बात करें। इसमें अनिवार्य विषय कौन सा? बही खाता, सामान्य गणित, बही खाता, आरोग्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये 4 विषय अनिवार्य रूप में रखने को। पशुपालन, कृषि, कटाई, बुनाई, ये ऑप्शनल में इसमें से एक विषय को रखने की बात है कि ये विषय होने चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है। शिक्षा का माध्यम इन्होंने वही मातृभाषा या इनके क्षेत्रीय भाषा या उनके प्रांतीय भाषाओं की बात कही कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या हो? प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषा हो या मातृभाषा हो। प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु, अब इसके अलावा एक बात और कही कि जो प्राथमिक शिक्षक में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। प्रशिक्षण स्कूलों को नॉर्मल स्कूलों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नॉर्मल स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो इसकी संख्या में क्या किया जाए? बढ़ोतरी की जाए, ऐसा सुझाव दिया। उसके अलावा देसी प्राथमिक पाठशालाओं की बात करें तो देसी स्कूल जो गांव में, देहातों में खुले हुए थे, उनके बारे में भी उन्होंने 4 बातें कही। इसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन 4 सुझाव दिए। कौन कौन से 4 सुझाव? पहला सुझाव देसी पाठशालाओं के भवन निर्माण और शिक्षकों के वेतन के लिए अनुदान देने का सुझाव दिया। क्या दिया? पाठशालाओं के भवन निर्माण और शिक्षक वेतन हेतु अनुदान देने का सुझाव।
देसी पाठशाला समझ है ना, जो गांव वगैरह में पढ़ाते थे, कहीं पेड़ के नीचे और कहीं पर, या वैसे लेकर पढ़ाते थे, देसी स्कूल जो थी, तो उनके लिए कहा भवन निर्माण और शिक्षक वेतन अनुदान देने का सुझाव दिया। साथ साथ कहा कि इसकी जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप न किया जाए, पाठ चल रहा जो है वो अच्छी है, बस आवश्यकता अनुसार इसमें अगर जरूरत हो तो किसी और पाठ्यक्रम को शामिल करने का सुझाव दिया जाए, जो उपयोगी विषय है उसको शामिल करने का सुझाव दिया जाए। पाठ चल रहा है, जो चल रही है वो सही है, उसमें कोई हस्तक्षेप न किया जाए। कोई अन्य उपयोगी विषय है तो उसको शामिल करने का सुझाव दिया जाए। साथ साथ अध्ययनरत जो निर्धन छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात कही कि जितने भी छात्र निर्धन छात्र पढ़ रहे हैं उसमें छात्रवृत्ति दी जाए, तथा इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। ये 4 बातें देसी स्कूलों के लिए कही या देसी प्राथमिक पाठशाला के लिए कही। किसने कही? भारतीय शिक्षा आयोग ने सिफारिश की मतलब सुझाव दिया। किसको दिया? लॉर्ड वेपर। तो ये जो था प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इनके क्या सुझाव थे, मतलब भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की क्या सुझाव थे वो हमने देखा। अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा, उच्च शिक्षा के बारे में क्या कहा, आगे क्या क्या कहा। प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा का कर्तव्य जो प्रशासन था वो स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया था, और इसके संबंध में कुछ इसी प्रकार की अपने स्टेटमेंट कहा है कि सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना है। सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना है। इससे अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रयासों पर, इसके बाद अधिक प्रयास का दायित्व व्यक्तिगत प्रयासों मतलब जो धनी एवं कुशल व्यक्ति है उन पर छोड़ देना चाहिए। इस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाए और शेष उससे ज्यादा विद्यालयों की स्थापना के लिए धनी एवं कुशल व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए, या उनके द्वारा स्कूलों की स्थापना की करवाना चाहिए। तथा अब साथ ये भी कहा कि व्यक्तिगत प्रयासों को बिना किसी भेदभाव को, जो व्यक्तिगत प्रयास है या जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो सरकारी स्कूल खुलेंगे उनको बिना किसी भेदभाव के अनुदान दिया जाए और अनुदान में उदारता की जाए। ये ना हो कि अनुदान के नियम बहुत कठोर हो, अनुदान के नियम उदार हो तथा उन सभी को अनुदान दिया जाए। सरकार सिर्फ एक स्कूल माध्यमिक खोलेगी प्रत्येक जिले में, शेष सेल्फ फाइनेंस स्कूल या धनी लोग जो स्कूल खोलेंगे उनको सरकार क्या करेगी? अनुदान देगी। उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देगी। इसमें हर स्तर पर उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है, माध्यमिक स्तर पर अपना अलग उद्देश्य है और उच्च स्तर पर अलग उद्देश्य। हमने प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य देखा, और माध्यमिक स्तर का उद्देश्य है कि सामान्य जीवन की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी। पहला है सामान्य जीवन की तैयारी, मतलब आप एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी सके, इसके लिए आपको तैयार करना है। साथ ही साथ आप उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो सके, उच्च शिक्षा ग्रहण करने योग्य बन सके, उसके लिए तैयारी करना इस माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के 2 पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए, या यूं कहें पाठ्यक्रमों को 2 भागों में बांटा गया। पाठ्यक्रम ए में उन छात्रों के लिए है, उन छात्रों के लिए बनाया जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सी शिक्षा? उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसमें साहित्यिक विषयों को ज्यादा स्थान दिया गया। और पाठ्यक्रम भी उन लोगों के लिए बनाया जो रोजी रोटी कमाना चाहते थे, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने आप को आर्थिक
जिनको पाठन योग्य बनाना चाहते थे, अर्थात अपने आप को इस योग्य बनाना चाहते थे कि वो रोजी रोटी कमाने योग्य बन जाए, या रोजी रोटी कमाने के लिए उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त, उच्च व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के जो इच्छुक छात्र थे, या जो मतलब माध्यमिक शिक्षा के बाद रोजी रोटी कमाने में लगने वाले छात्र थे, उनके लिए बनाया गया। इसमें व्यवसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया। इस पाठ्यक्रम में कौन सी शिक्षा को? व्यवसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया। पहले वाले पाठ्यक्रम में साहित्यिक शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया था, और दूसरे वाले पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि उनको रोजी रोटी कमाने योग्य बनाना था और उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। इसमें भी जैसे कि बोर्ड डिस्पैच में भी था शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, वैसे यहाँ पर भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय खोलने की बात कही। क्या कही? कि माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों हेतु महाविद्यालय खोले जाए, मतलब प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है, जिससे माध्यमिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापक मिल सके। तो ये मुख्य सिफारिशें थी माध्यमिक शिक्षा के संबंध में। अब उच्च शिक्षा के संबंध में मुख्य सिफारिशें कौन सी थी, ये देख लेते हैं। यहां पर भी हमने कहा व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दिया, एक स्कूल की बात कही। यहां पर कहा कि उच्च शिक्षा का भार व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए, या भारतीय जनता पर छोड़ देना चाहिए, या कुशल एवं धनी व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। सिर्फ वही बात राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए जहां पर ये नहीं है और वहां की जनता इसको खोलने में असमर्थ है, अर्थात वहां कोई ऐसा धनी नहीं है जो राजकीय महाविद्यालय खोल, जो गैर राजकीय महाविद्यालय खोल सके। वहीं पर, सिर्फ वहीं पर सरकार को राजकीय महाविद्यालय खोलना चाहिए, शेष भारतीय जनता पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, इसके लिए उन्हें अनुदान देने की बात नहीं है कि गैर सरकारी महाविद्यालयों को सभी मदों के लिए उदारता पूर्वक अनुदान देने की बात कही है। मतलब उनको अनुदान दे दीजिए, टेंशन अपने ऊपर न लीजिए कि हमें महाविद्यालय चलाना है, वो व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दीजिए, वो चलाएं, बस उनको क्या है, अनुदान दे दीजिए। और अनुदान सभी मदों पर उदारता पूर्वक दें। उदारता पूर्वक से तात्पर्य अनुदान की शर्त एकदम कठिन ना हो। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य हमने कहा ना, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर अलग उद्देश्य था, माध्यमिक स्तर पर अलग उद्देश्य है, और उच्च स्तर पर अलग उद्देश्य है। उच्च स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना था, नैतिक उत्थान करना था। उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो, नैतिक उत्थान हो, प्रकृति हो, मानव धर्म का ज्ञान हो, नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान हो, तथा विशेषज्ञों का निर्माण हो सके। विशेषज्ञ मतलब विषय विशेषज्ञ का निर्माण हो, किसी एक क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ का निर्माण हो सके, स्पर्ण का निर्माण हो सके, ये इसका उद्देश्य है। इसके पाठ्यक्रम को कहा कि इतना व्यापक बनाया जाए कि छात्र अपनी रुचि अनुसार विषय को सेलेक्ट कर सके, या विषय का चुनाव करके उसके उच्च शिक्षा का अध्ययन कर सके। तो वही कहा, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यापक बनाने की बात कही, जिससे छात्र अपनी रुचि अनुसार विषय चयन कर सके, तथा इसमें नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता की भी बात कही, जिसमें मानव और प्रकृति धर्म के सिद्धांत, ऐसे नैतिक शिक्षा के अनिवार्यता की बात कही जिसमें मानव और प्रकृति धर्म के सिद्धांत हों। उच्च शिक्षा का माध्यम जैसे गुड डिस्प्लेस में था, यहां पर भी वही अंग्रेजी, और साथ साथ प्राध्यापकों का महाविद्यालय में नियुक्ति को लेकर बात कही। कहा कि उन्हीं प्राध्यापकों या उन्हीं अध्यापकों की महाविद्यालय में नियुक्ति की जाए, की जाने की प्राथमिकता दी जाए
जो यूरोपीय महाविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। वही कहा, प्राध्यापकों की महाविद्यालय में नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए। अर्थात जो यूरोपीय महाविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं उनको यहाँ के महाविद्यालयों में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। यहाँ के महाविद्यालय से जो ग्रहण की शिक्षा उनको साइड में रखा जाए, जो विदेश से पढ़ के आए हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये जो था माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संबंध में भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की सिफारिश है। अब आगे देखते हैं मुसलमानों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, इन सब के बारे में क्या क्या अपनी सिफारिशें दी। उच्च शिक्षा के बाद स्त्री शिक्षा के संबंध में आयोग के भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के जो सुझाव थे कि बालिकाओं के लिए आवश्यकता अनुसार अलग स्कूल खोले जाए और जो शिक्षा व्यय का एक निश्चित भाग इनके लिए सुनिश्चित की जाए। कहने का मतलब यह है, अगर आवश्यकता अनुसार इनके लिए बालिकाओं के लिए अलग स्कूल के मतलब अलग स्कूल की, एक नहीं मतलब आवश्यकता अनुसार अलग स्कूल की स्थापना की जाए और कुल शिक्षा व्यय में जितना कुल शिक्षा का व्यय हो रहा है उसमें से एक निश्चित भाग उनकी शिक्षा के लिए सुनिश्चित किया जाए। साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क और बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाए। बालिकाओं की जो शिक्षा है उनको निःशुल्क दिया जाए और निर्धन बालिकाओं या छात्राओं को जो छात्रवृत्ति है उसकी व्यवस्था की जाए। बालिकाओं की बालिका विद्यालय के लिए जो बालिका विद्यालय है जो खुले हुए हैं या जो खोलने जा रहे हैं उनके लिए अनुदान के नियम सरल और उदार बनाए जाए। ये ना हो कि जो यूं कहे कि जो बालक स्कूल के लिए अनुदान का नियम है उससे भी ज्यादा सरल बनाया जाए जो बालिका स्कूल खुले। ठीक है, अनुदान के नियम क्या हो, सरल और उदार। बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने की बात कही गई है तथा बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की प्राथमिकता की बात कही गई। क्या कहा गया है कि बालिकाओं के लिए छात्रावास भी बनाए जाए तथा बालिका विद्यालय में जहां तक हो सके महिला शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाए, महिला टीचर की ही नियुक्ति की जाए। ये जो था स्त्री शिक्षा के संबंध में इसके उनके प्रमुख सुझाव। फिर है मुस्लिम शिक्षा के संबंध में भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के प्रमुख सुझाव। उस समय मुस्लिम शिक्षा जो थी बहुत पिछड़ा हुआ था, अत्यंत पिछड़ा था, अतः मुस्लिमों के लिए अलग स्कूल और विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की बात की। मुस्लिम बच्चों के लिए अलग स्कूल और विशेष छात्रवृत्ति देने की बात कई, जैसे बालिकाओं के लिए कही वैसे मुस्लिमों के लिए या ऐसे वुड ने भी कहा था। वुड डिस्पैच में भी मुस्लिम शिक्षा और स्त्री शिक्षा के लिए अलग स्कूल और छात्रवृत्ति देने की बात कही गई थी। यही चीज इन्होंने भी कहा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में हिंदुस्तानी जो भारतीय भाषा है उसके साथ साथ फारसी को भी शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही कि जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां मुस्लिम बालक फारसी या अरबी फारसी में ज्यादा पढ़ते हैं, तो हिंदुस्तानी या क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ फारसी में भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इसको फारसी भाषा। तो ये दो प्रमुख सुझाव थे मुस्लिम शिक्षा के संबंध में। फिर पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा के संबंध में भी यहाँ सुझाव दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1882 द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि यहाँ पर सरकार स्वयं स्कूल खोले। जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर स्कूलों की कमी है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, वहां पर सरकार स्वयं स्कूल खोले और स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं से शिक्षा दी जाए। कौन सी भाषाओं से? क्षेत्रीय भाषाओं या मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। पिछड़े क्षेत्रों में हर स्तर की शिक्षा को उन्होंने निःशुल्क करने की बात कही।
पिछड़े क्षेत्रों में जो भी है, चाहे वो किसी भी स्तर की शिक्षा दे रहे हो, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उन सभी स्तर की शिक्षा निःशुल्क हो और छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। साथ साथ स्थानीय निकाय को स्कूल को भी बिना भेदभाव में प्रवेश दिया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्र के बालकों को जो स्थानीय निकाय के स्कूल है उसमें भी बिना किसी भेदभाव के पिछड़े क्षेत्र के बालकों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। या पिछड़े क्षेत्र की शिक्षा के संबंध में प्रमुख सुझाव दिए भारतीय शिक्षा आयोग ने। धार्मिक शिक्षा के संबंध में उन्होंने सुझाव दिए कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता रहेगी, अर्थात किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो गैर सरकारी स्कूल है, अगर प्रबंधक चाहे तो धर्म की शिक्षा दे जानी चाहिए। प्रबंधक चाहे तो धर्म की शिक्षा दे सकता है, ये कहा गया है। सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता और गैर सरकारी स्कूलों में प्रबंधक की इच्छा से सरकारी शिक्षा देने का सुझाव। अगर प्रबंधक चाहता है कि नहीं मेरे स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाए तो वहां दी जा सकती है, लेकिन प्रबंधक की इच्छा पर। गैर सरकारी स्कूलों, सरकारी स्कूलों में कोई धर्म की शिक्षा नहीं। भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों की भूमिका के संबंध में क्या सुझाव दिए हैं? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में इस मिशनरी स्कूल और भारतीय स्कूल को सरकार द्वारा भेदभाव न हो। भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा यह ऐसा भेदभाव जो अभी तक देखने को मिलता है कि मिशनरी स्कूल और भारतीय स्कूलों में भेदभाव होता है। मिशनरी स्कूल को हम ज्यादा मार्क देते हैं, भारतीय स्कूलों को कम मार्क देते हैं, ऐसा कोई भेदभाव ना हो। तथा भारतीयों की शिक्षा मिशनरियों के भरोसे न छोड़ी जाए या भारतीयों की शिक्षा का भार मिशनरियों पर न डाला जाए। उसके शिक्षा का भार सरकार ले या वहां के स्थानीय लोग ले, लेकिन मिशनरियों के ऊपर भारतीयों की शिक्षा का भार न डाला जाए। साथ साथ सहायता अनुदान की शर्तें जो अन्य स्कूलों के लिए है वह मिशनरियों के लिए भी हो, मिशनरी स्कूलों के लिए भी हो। ऐसा ना हो कि सहायता अनुदान की शर्तें मिशनरियों के लिए अलग हो, भारतीयों के लिए अलग हो। तो दोनों के लिए सहायता अनुदान की शर्तें समान होनी चाहिए। तो ये तो था भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की सिफारिश है। अभी तक हमने देखा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, फिर माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, फिर उच्च शिक्षा के संबंध में, फिर स्त्री शिक्षा के संबंध में, मुस्लिम शिक्षा के संबंध में, पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में, धार्मिक शिक्षा के संबंध में, ईसाई मिशनरियों के योगदान के संबंध में, ये ईसाई मिशनरियों की भूमिका के संबंध में लगभग भारतीय शिक्षा आयोग ने लगभग हर क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस सुझाव का मूल्यांकन करते हैं कि इसके सुझाव के या इन सिफारिशों के क्या गुण रहे हैं, क्या दोष रहे हैं, क्या अच्छाइयां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, देखते हैं। अब भारतीय शिक्षा आयोग का 1882 का मूल्यांकन लेते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत इसके अंतर्गत हम गुण और दोषों की बात करते हैं। तो गुण क्या है इस शिक्षा आयोग की? गुण बात करा जाए तो सबसे पहला गुण तो यह है, हम इसके सुझावों से ही गुण और दोष निकलते हैं। सुझाव आपको तैयार है तो उन्हीं से गुण और दोष तुरंत आपको पता लग जाएंगे। पहला गुण तो यह है कि शिक्षा नीति 1854 के उन्हीं तत्वों पर मुहर लगाई गई है जो भारतीयों के हित में, अर्थात उन्हीं तत्वों को अपनाया गया है जो भारतीयों के हित में थी। और प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को देकर जल शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। किसको? प्राथमिक शिक्षा का भार जो स्थानीय निकायों पर डाला, उससे जल शिक्षा को बढ़ावा मिला। हमने देखा अभी ईसाई मिशनरियों की भूमिका के बारे में इनके सुझाव देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा कि ईसाई मिशनरियों के प्रभुत्व को समाप्त करने का सुझाव दिया। कहा भारतीयों की शिक्षा ईसाई मिशनरियों पर न डाली जाए तथा दोनों के स्कूलों में समान सहायता अनुदान दी जाए, दोनों के स्कूलों में कोई भेदभाव न की जाए। इस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के प्रभुत्व को समाप्त करने का सुझाव दिया। हर स्तर पर, चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, चाहे वो मुसलमानों की शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, हर स्तर की शिक्षा में अनुदान के लिए इन्होंने कहा कि शर्तें सरल एवं उदार हों। जो अनुदान की शर्तें हैं गैर सरकारी स्कूलों के लिए
लिए या व्यक्तिगत प्रयास वाले स्कूलों के लिए उसके अनुदान की शर्तें सरल एवं उदार, वो अभी तक हमने सुझाव में, हर सुझाव में इस बात को सुझाव के अंतर्गत हमने माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी पढ़ा कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा धनी व्यक्तियों अर्थात धनी भारतीय एवं योग्य व्यक्तियों पर छोड़ देने की बात कही, जिससे शिक्षा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो सका। साथ साथ आपने देखा माध्यमिक प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, हर स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। तो पहली बार हर स्तर पर शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। हर स्तर पर पाठ्यचर्या की चर्चा की गई थी, पाठ्यचर्या की रूपरेखा या पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। क्या प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम क्या हो, माध्यमिक पे क्या हो और उच्च पर क्या हो। साथ साथ प्राथमिक स्तर के जो शिक्षा है उसका माध्यम क्षेत्रीय भाषा को बताया गया। स्त्री शिक्षा हो, मुसलमानों की शिक्षा हो, पिछड़े वर्ग वालों की शिक्षा हो, सबके लिए ठोस सुझाव इसमें दिए गए थे। आपने अभी पीछे हमने सुझाव में भी बताया कि इन सब के बारे में ठोस सुझाव, अलग स्कूल हो, इनके लिए छात्रवृत्ति हो, निःशुल्क शिक्षा हो, इन सब के बारे में कहा गया था। तो वही कह रहा है, इनके लिए ठोस सुझाव दिए गए थे। साथ साथ व्यक्तिगत भारतीय प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इसमें हमने हर स्तर पर देखा, जो लिखा है कि व्यक्तिगत भारतीय प्रयास हो, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको अनुदान के शर्तें सरल हो, उदार हो, तो प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात इस आयोग ने कही। इस आयोग की ये प्रमुख अच्छाइयां हैं या गुण। दोष की बात की जाए तो सरकार ने शैक्षिक उत्तरदायित्व सीमित कर लिया, प्राथमिक स्तर पर निकायों को दे दिया, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर धनी व्यक्तियों के हाथ में ज्यादातर दे दिया, तो सरकार का उत्तरदायित्व शिक्षा के संबंध में सीमित हो गया। साथ साथ स्थानीय निकायों में व्यक्तिगत हाथों में जाने से जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें गिरावट है। आप भी देख रहे हो, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज पहले सिर्फ सरकारी कॉलेज होते थे तो वहां शिक्षा का स्तर कैसा था, आज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, शिक्षा का स्तर कैसा है। हर कॉलेज में या स्कूल में नकल के भरोसे चले। आज भी ऐसी उस समय में भी कि शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई जब स्थानीय हाथ एवं व्यक्तिगत हाथों में शिक्षा चली गई, वो अपने हिसाब से शिक्षा चलाने लगे। अनुदान की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। अनुदान उन्होंने कहा दिया जाना चाहिए, उदार होना चाहिए, लेकिन एक न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं कि कम से कम इतना अनुदान देना चाहिए, ये कमी थी। साथ साथ जो स्थानीय निकायों में शिक्षा के लिए कोष बनाने की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि 1/2 या 1/3 प्रांतीय सरकारें अनुदान देंगी, उसकी कोई रूपरेखा नहीं बताई कि कैसे ये कोष बनेगा। साथ साथ उच्च शिक्षा संस्थाओं को के जो अनुदान था, अनुदान की शर्तें परीक्षा से जोड़ दी कि परीक्षा फल अच्छा होगा तो अनुदान मिलेगा या अनुदान ज्यादा मिलेगा। तो जो शिक्षा हो गई वो परीक्षा प्रदान हो गई कि पास कराओ, परीक्षा फल अच्छा लाओ, चाहे नकल से कराओ चाहे जैसे। तो वहां कैसे परीक्षा प्रदान शिक्षा को बढ़ावा मिलने लगा। साथ साथ हमने बताया था कि महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अंतर्गत बताया था यूरोपीय विश्वविद्यालय में अध्ययन किए हुए भारतीयों को ही नियुक्ति मिलती थी, तो वो एक कमी थी। मुसलमानों और पिछड़ों के लिए जो अलग अलग स्कूल खुला, उससे सांप्रदायिकता और वर्ग भेद को बढ़ावा मिला, ये एक कमी थी। तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया था। सामान्यतः निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो प्राथमिक स्कूलों प्राथमिक स्तर की होती है, उसके लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया था। तो ये कुछ इसकी प्रमुख कमियां हैं, ये इसकी कुछ प्रमुख अच्छाइयां हैं। तो इसी के साथ भारतीय शिक्षा आयोग 1882 यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग आपको समझ में आया होगा। और एक बात और कहना चाहते हैं कि आपके सिलेबस के अंतर्गत मुख्यतः जो पूछा जाने वाला टॉपिक है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के संबंध में,
कि किसी भी कमीशन या किसी भी आयोग का प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या विकास रहा, क्या सुझाव रहा, क्या उत्तरदायित्व रहे, क्या उन्होंने उसके लिए प्रयास किए, उससे संबंधित ज्यादातर पूछा जाता है। उसके अलावा पूछे जाने का चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए आपको और ज्यादा तो नहीं हो, लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्या सुझाव दिए गए हैं किसी भी आयोग को, वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, समझ में आपके होना चाहिए, जिससे आने पर आप उसको लिख सकें। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ साथ इसके नोट्स को भी अपने कॉपी पे नोट करते रहिए। वीडियो पूरा देखकर नोट्स को नोट जरूर के लिए नोट्स करना मत भूलिए। इसी के साथ धन्यवाद।